थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पियाजे स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था। वैसे तो पियाजे एक बायोलॉजिस्ट और फिलोसोफर था। वे खुद को एक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट मानता था। एपिस्टेमोलॉजिस्ट मतलब वो लोग जो नॉलेज की स्टडी करते हैं उसे एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहते हैं। पियाजे जानना चाहता था कि डेवलपमेंट के अलग अलग चरणों यानी स्टेजेस के दौरान बच्चा कैसे सीखता है, वे अपनी नॉलेज कैसे डेवलप करता है। मैं मानता था कि बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बच्चे के डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ती रहती है। ये सारा एक्सपेरिमेंट उसने अपने 3 बच्चों पे किया था। पियाजे ने बच्चों को एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज भी कहा है और उन्हें लेटेस्ट साइंटिस्ट भी कहा है, जो कि अपनी दुनिया की थ्योरीज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। बच्चे अपने आसपास की दुनिया की समझ पैदा करते हैं, फिर उन्हें एनवायरनमेंट में जो भी डिफरेंस होता है उनका वो अनुभव करते हैं। इस थ्योरी में बच्चे अपनी वे ऑफ लर्निंग, सीखने के तरीके को खुद ही बिल्ड करते हैं, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। कुछ पियाजे की थ्योरी के की कंसेप्ट हैं, जैसा कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। वातावरण में अपने आप को ढालना या एडजस्ट करना एडेप्टेशन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एसिमिलेशन, नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के साथ जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। दूसरा एकोमोडेशन, पुरानी नॉलेज में परिवर्तन लाने को अकोमोडेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, 4 पैरों के जानवर को बच्चा बिल्ली समझता था, यानी उसने बिल्ली देख रखी थी, तो वो 4 पैरों के जानवर को बिल्ली समझता था। जब उसके सामने कुत्ता लाया गया तब भी उसने कुत्ते को बिल्ली कहा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि 4 पैरों का जानवर क्या है, बिल्ली है। लेकिन उसे समझाया गया कि ये बिल्ली नहीं, कुत्ता है। तो उसने अपनी पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ा, यानी ये एसिमिलेशन है। यानी उसने ये जाना कि 4 टांगों वाला कुत्ता भी हो सकता है और बिल्ली भी हो सकती है, और उसने अपनी नॉलेज में चेंज ले आया, यानी परिवर्तन कर लिया। तो वही परिवर्तन एकोमोडेशन है। पुरानी नॉलेज में परिवर्तन लाने को एकोमोडेशन कहते हैं। स्कीमा, स्कीमा बेसिकली नॉलेज को कहते हैं, यानी हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपने दिमाग में क्या नॉलेज रखते हैं, वो हमारा स्कीमा होता है। मान लीजिए कि क्रिसमस को लेकर आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है, क्रिसमस जब बड़ा आता है तो आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस केक, तो ये सारे के सारे स्कीमा आपके माइंड में है कि क्रिसमस को देखकर आपको के बारे में सुन के, क्रिसमस के बारे में सुन के आपको क्या दिमाग में क्या स्कीमाज आते हैं। हाँ, यही हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन यानी साम्यकरण। ये नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के साथ बैलेंस करना, इसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। यानी अब वो समझ गया बच्चा कि कुत्ता जो है वो भी 4 पैरों का हो सकता है और बिल्ली भी 4 पैरों की हो सकती है, तो ये इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन उसने मेंटेन कर लिया। तो यही क्या है, समीकरण, इक्विलिब्रेशन। ठीक। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स किसी भी काम करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, तो जिससे हम अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। यानी जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे क्या हमारे पास 4 स्कीम्स हैं। यानी हम उस एक काम को कई तरीके से कर सकते हैं, कई ऑप्शन होते हैं हमारे, वो हमारी स्कीम्स होती हैं। कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या है, ये एक ऐसी मानसिक क्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपनी समझ डेवलप करता है, समझ और ज्ञान डेवलप करता है, विकसित करता है। किसके ज़रिए, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए और अपने सेंसेस के ज़रिए, इंद्रियों के ज़रिए। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहते ही है कि सोचने और समझने की क्षमता का विकास। यानी ये बच्चा सोचने और समझने की काबिलियत अपने अंदर पैदा कर लेता है, वही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ये बेसिकली स्कीमा ही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी ह्यूमन नॉलेज की एक फॉर्म है, या फिर एक मेंटल पैटर्न है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है, बच्चे के दिमाग में बैठा हुआ होता है। दोस्तों, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदिक पेशीय अवस्था, ये 0 से
2 साल तक होती है। और सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक होती है। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल तक होती है। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 साल से ऊपर तक होती है। दोस्तों सेंसरी स्टेजेस यानी संवेदिक पेशी अवस्था के फीचर्स क्या हैं? पहला है कि सेंसरी मोटर लर्निंग, बच्चा अपने सेंसेस से महसूस करके सीखता है ना। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, सेंसरी एक्सपीरियंस को मोटर एक्शंस से कोऑर्डिनेट करता है। सेंसरी एक्सपीरियंस यानी जो चीज़ वो देखता है, सुनता है ना। और मोटर एक्शन यानी जैसे टच करना, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो इसी ही कहते हैं सेंसरी मोटर लर्निंग। यानी सेंसेस से और मोटर लर्निंग से वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है दोस्तों, कि अगर किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया जाए और वो उसके सामने ना भी हो, तब भी वो उसके दिमाग में रहता है। और कभी कभी बच्चों को ये भी पता होता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इसी चीज को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। और दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक होती है। इसके फीचर्स है एनिमिज्म, जीववाद, यानी बच्चा हर चीज को मानता है कि वो जिंदा है, वो लिविंग थिंग है, इसे एनिमिज्म कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म सेकंड है, इसमें बच्चा सोचता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है सब कुछ ठीक है, ये इसे कहते हैं अहन केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। तीसरा है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण माने कि बच्चा एक चीज की बाकी सारी क्वालिटी छोड़कर सिर्फ एक क्वालिटी की ओर ध्यान देता है, एक क्वालिटी की तरफ ध्यान देता है, तो उसे कहते हैं हम सेंट्रेशन। चौथा है इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या नंबर को उलट पुलट करना बच्चा सीखता है, नहीं सीख पाता है इस एज के अंदर। जैसे a+b जो है वो 4 है, तो बच्चा नहीं कह पाएगा कि a = b-4। यानी बच्चा इस तरीके से चीज़ों को उलट पुलट करके सोच नहीं पाता है, तो इरिवर्सिबिलिटी रहती है उस स्टेज में। दोस्तों इसी के बीच में एक स्टेज है, सब स्टेज, जिसे इंट्यूटिव पीरियड भी कहते हैं, जो कि 4 से 7 साल तक रहता है। इस स्टेज के अंदर दो इम्पोर्टेंट है सब पॉइंट, जैसे सिंबॉलिक एंड प्री कंसेप्चुअल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने दिमाग में किसी भी चीज़ का मानचित्र बनाने लगता है। यानी कोई भी चीज़ उसके दिमाग में नहीं होगी तब भी उसका क्या होगा, उसका ख्याल दिमाग में बना लेगा। और इस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक कम हो जाता है, उसका सेंट्रिज्म जो चीज़ है वो कम हो जाती है। और अब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 साल तक रहती है। इसकी स्टेज है ना रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी जैसे हमने पढ़ा था, इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा उलट पुलट करना नहीं सीखता चीज़ों को या नंबरों को, संख्याओं को, तो अब सीख जाता है। जैसे a+b क्या है, 7 है, तो a+b 7 है, तो a का मान क्या होगा, b-7, यानी a की वैल्यू b-7 होगी। तो ये बच्चा सीख जाता है, रिवर्सिबिलिटी स्टेज में आके कर सकता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दिखावट को उसकी क्वालिटी, लंबाई या फिर नंबर से अलग समझना। यानी जो चीज़ सामने दिख रही है और उसमें और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या लेंथ में या नंबर में कोई फ़र्क है, तो बच्चा उसे समझने लगता है, तो इसे कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट साइज के बीकर हैं और सब बीकर में आधा आधा लीटर पानी है, कोई लीटर बीकर लंबा है, कोई बीकर चौड़ा है, तो उन सारे बीकर्स के अंदर जो पानी है वो बराबर है, ठीक है। लेकिन किसी बीकर में लगता है कि पानी का लेवल कुछ ज़्यादा ऊंचा है, किसी में लगता है लेवल थोड़ा नीचा है, लेकिन सब बीकर में क्या है, बीकर यानी एक बर्तन में, यानी बच्चों को लगता है कि ये जितना भी पानी है वो सबके अंदर बराबर है। हालांकि बच्चे को लग रहा है कि पानी का जो लेवल है बीकर यानी बर्तन के अंदर, वो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन बच्चा तब भी समझ रहा है कि पानी जो है आधा लीटर यानी बराबर है।
तो इसी चीज़ को कहते हैं कंजर्वेशन। तीसरा आता है लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी जो सामने रखी हुई चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बच्चा लॉजिकली यानी सोच सकता है, लॉजिकली सोच सकता है, जो सामने चीज़ रखी हुई है उसी के बारे में। फिर क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें बच्चा चीज़ों का वर्गीकरण सीखता है, यानी चीज़ों को क्लासिफाई करना सीख लेता है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। पांचवा आता है सीरिएशन, बच्चा चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगाने लगेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को लगाने लगेगा, इसे कहते हैं सीरिएशन। छठा आता है डिसेंटरिंग, यानी किसी उससे पहले क्या था सेंट्रेशन, इसी का उल्टा है डिसेंटरिंग, यानी किसी चीज़ की एक क्वालिटी के बारे में ना सोचकर अलग अलग क्वालिटी के बारे में सोचना, इसे डिसेंट्रेशन कहते हैं, डिसेंटरिंग कहते हैं। ठीक है। सेवन आता है इंडक्टिव रीजनिंग, इस स्टेज में इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, यानी किसी भी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए उस पर लॉजिकली वो सोच सकता है, तार्किक रूप से वो सोच सकता है। जैसे बच्चा किसी चीज़ का भी एग्जाम्पल देते हुए वो एक कंक्लूजन पे आ सकता है। जैसे उससे पूछा जाए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, तो क्यों उपयोगी हैं, तो बताएगा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये स्पेसिफिक इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, तो वो विशिष्ट एग्जाम्पल लेकर सामान्यता की तरफ चलता है, तो इसी को कहते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संकेतात्मक अवस्था, जो कि 11 साल से शुरू होती है और उससे ऊपर जाती है अब जिसमें हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। इससे पहले क्या था इंडक्टिव, अब आता है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी इस स्टेज में इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों रीजनिंग यूज होती हैं, बच्चा यूज करता है। जब बच्चा किसी समस्या में उलझ जाता है तो वो सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है। जैसे मैथ्स में बच्चा फॉर्मूला यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता है ना, तो फॉर्मूला क्या है, एक जनरल है, और उसका आंसर क्या है, एक स्पेसिफिक है आंसर होगा। तो वो इस डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करने लग जाता है, और हाइपोथेटिकली भी वो यूज कर सकता है उस चीज़ को, यानी अपने दिमाग में ख्याल में अपने वो इस चीज़ को, इस रीजनिंग को यानी डिडक्टिव तरीके से वो सोच सकता है। और इसमें क्या होता है यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स, यानी इमेजिनेशन यानी कल्पना में प्रॉब्लम को सुलझाना, यानी अपने दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन है, उसी को सुलझा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट रूल्स को यूज कर कर वो चीज़ों को सुलझा सकता है। ठीक है, यानी अब उसे किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सामने रखी हुई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब वो एब्स्ट्रैक्ट रूल से ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो हमारे जिसे हम छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते, यानी वो हमारे दिमाग में रहती है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, इसका मतलब है कि बच्चा जो भी अपनी समझ डेवलप करता है और जो भी वो सीखता है उसे क्या करता है, वो अपने पीयर ग्रुप्स या फिर मम्मी पापा जो भी या टीचर्स उनके साथ क्या करता है, वो साझा करता है, शेयर करता है। तो इस स्टेज के अंदर क्या आता है, हमारा ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग भी आता है। दोस्तों आज हम पियाजे की थ्योरी को एक गुड ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों वो ट्रिक ये है, सबसे पहली बात तो इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। देखिए पियाजे जो था एक बहुत हेल्थ कॉन्शियस आदमी था, यानी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक था। वो कहा करता था कि सुबह पैदल चलो फिरो, क्या कहता था कि सुबह पैदल चलो फिरो। ठीक है, अगर आपने ये ध्यान रख लिया कि पियाजे क्या कहता था, सुबह पैदल चलो फिरो, ठीक, तो आप उससे इसकी सारी की सारी स्टेजेस याद कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कभी कभी इसकी स्टेजेस क्वेश्चंस के अंदर पैटर्न में लगाने के लिए आ जाती हैं कि बताइए कि तीसरी इसका क्रम बताइए, इसका ऑर्डर बताइए। कभी कभी ये पूछ लेता है थर्ड स्टेज कौन सी है, फोर्थ स्टेज कौन सी है। तो इसे याद करने का की जो ट्रिक है, घुट्टी ट्रिक, वो ये है, सुबह पैदल चलो फिरो। एस से सुबह तो एस से सेंसरी मोटर स्टेज, पी से पैदल तो पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से चलो यानी सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एफ से फिरो यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ध्यान रखना घुट्टी ट्रिक क्या है, सुबह पैदल चलो फिरो। ठीक है,
दोस्तों, पियाजे की स्टेजेस की एजेस को हम कैसे याद करेंगे? बहुत सी थ्योरीज आती हैं हमारे पास, पियाजे, विगोस्की, कोलबर्ग, ब्रूनर, थॉर्नडाइक, यानी कितनी थ्योरीज आती हैं, कितनी थ्योरीज आएंगी, उसमें स्टेजेस आएंगी, उन स्टेजेस में एज होंगी बच्चों की। तो पियाजे की अगर स्टेजेस को आपने बाय हार्ट याद कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं, तो उसकी एक ट्रिक ये है कि आप कम से कम इन नंबरों को याद कर लीजिए, 2 3 4 5। 2 3 4 5 बहुत आसान है। 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, फिर 5 आता है। ठीक है, तो 2 3 4 5 ये ध्यान रहेगा तो आपको प्याजे की स्टेजेस ऑफ इनकी एज याद हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। 2 3 4 5 कैसे, बताता हूँ। देखिए, कोई भी स्टेज की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, कौन सी एज से होती है? 0 से, यानी बर्थ से। तो 0 से यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, तो 0 से 2 को निकाल दो यहाँ से। 0 से 2 पहली स्टेज रख दो। 2 को यहाँ से हमने निकाल दिया है और यहाँ लाया है 0 से 2, यानी पहली स्टेज, यानी कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज। फिर उसके बाद तीसरी, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल। तो हमने यहाँ से 2 निकाल लिया, ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। क्या बचा? 3 4 5। क्या बचा? 3 4 5। तो देखिए, पहली स्टेज किस पे खत्म हुई थी? 2 पे। तो ये सेकंड स्टेज 2 से शुरू होगी। तो अब इसके अंदर जो लास्ट से चलेंगे, अब पैटर्न में लास्ट से चलेंगे, 5 4 3 ऐसे चलेंगे। तो 5 जो है वो इसकी लास्ट वाली एज में जोड़ दीजिए, यानी 2 है तो 2 में 5 ऐड कर दीजिए। कितना आया? 2 से 7। 2 से 7, यानी 2 में हमने 5 ऐड कर दिया, 7 आ गया। तो 2 से 7। अब क्या बचा? 3 और 4। 3 और 4 बचा। तो देखो, 7 में ये वाली स्टेज खत्म हुई थी और 7 में ये वाली स्टेज शुरू होगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस 7 में अब हम लास्ट से देखेंगे कि क्या बचा। हमारे पास 4 बचा, तो 7 में हम 4 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 7 तो रहेगा, 7 से शुरुआत हुई है स्टेज की, इस स्टेज की। तो 7 में 4 ऐड कर देंगे, क्या आया? 11। 7 4 11। तो हमने 4 भी ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा? 3 खाली। अब यहाँ पे 11 में खत्म हुई थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो फॉर्मल वाली ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 से शुरू होगी। तो ये बचा हुआ 3 इसमें ऐड कर दो। क्या हुआ? 11 से 14 या अबव। बेसिकली इसके अंदर हर जगह 11 से 15 आता है, कभी कहीं 14 भी आता है और अबव भी आता है। तो ध्यान रखना, अगर आपने ये 2 3 4 5 का पैटर्न याद कर लिया है और ये जो जिस तरीके से मैंने बताया है उस ट्रिक को याद कर लिया है, तो आप प्याजेस की स्टेजेस को की एज को भूल भी जाएं तब भी आप इसे याद रखेंगे। 2 3 4 5। शुक्रिया दोस्तों। प्री ऑपरेशनल स्टेज की गुट्टी ट्रिक। दोस्तों, प्याजे की थ्योरी में बहुत से वर्ड्स आएंगे, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, एक्स वाई जेड, यानी कितनी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ किस स्टेज में आती है। एनिमिज्म किस में आता है, सेंट्रेशन, सेंटरिंग, ये सब किस में आता है। तो दोस्तों, ये एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो भी चीज़ें आती हैं उसे आप आसानी से याद कर सकते हो। इस स्टेज में आपको ध्यान रखना है सिर्फ ईगोसेंट्रिज्म। अगर ईगोसेंट्रिज्म आपने ध्यान रखा तो आप आगे की चीज़ जो उसके अंदर है उसे आप आसानी से याद कर सकते हो। आपको पता होगा कि किसी के अंदर अगर ज़्यादा ईगो आ जाता है ना, तो वो किसी को गुस्सा दिला सकता है। यानी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है तो वो चीज़ किसी को भी गुस्सा दिला सकती है, सामने वाले को। तो हम कह सकते हैं कि एन ईगो कैन आयर। एन ईगो कैन आयर। आयर इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है गुस्सा करना। एन ईगो कैन आयर। तो देखो, एन ईगो कैन आयर, तो एन से बना एनिमिज्म, एन से बना एनिमिज्म, ईगो से बना ईगोसेंट्रिज्म, कैन से बना सेंट्रेशन, CANCENTRATION, कैन से बना सेंट्रेशन, और आयर से बना इरिवर्सिबिलिटी। यानी अगर आप इसे स्टेटमेंट को याद कर लें, एन ईगो कैन आयर, यानी ईगोसेंट्रिज्म आपको याद रखना है, और ईगोसेंट्रिज्म से क्या ध्यान रखना है? एन ईगो कैन आयर, और उससे हमें सारे के सारे जो भी इसके इस स्टेज के प्री ऑपरेशनल स्टेज के फीचर्स हैं वो हमें याद हो जाएंगे आसानी से। एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, ये चीज़ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है दोस्तों। दोस्तों, कॉन्क्रीट स्टेज की जो ट्रिक है, गुट्टी ट्रिक,
क्वांटिटेटिव स्टेज के अंदर बहुत लगभग 7 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कंजर्वेशन है, लॉजिकल थिंकिंग है, ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, क्लासिफिकेशन है, सीरिएशन है, इंडक्टिव रिवर्सिबिलिटी, डिसेंटिंग, ये 7 की 7 चीज़ें हैं। दोस्तों, इससे पहली वाले स्टेज में आपने पढ़ा था कि ईगोसेंट्रिज्म, जो कि गुस्सा दिला रहा है, ईगो गुस्सा दिला रहा है। तो अब इस स्टेज में मान लीजिए कि प्याजे क्लास में पढ़ाने आया और वो क्या पढ़ा रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं, उसे गुस्सा आ गया। तो उसने क्या कहा कि कौन लोग क्लास से इंडस रिवर देखना चाहते हैं। यानी वो इंडस रिवर में, यानी नदी में फेंकने की बात कर रहा है बच्चों को, कि जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, उसे गुस्सा दिला रहे हैं, वो नदी में फेंक देगा। तो वो क्या कह रहा है बच्चों से? कौन लोग क्लास से इंडस रिवर देखना चाहते हैं? तो कौन से बना? कंजर्वेशन। लॉग से बना लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। क्लास से बना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। से बना सीरिएशन। इंडस से बना इंडक्टिव रीजनिंग। रिवर से बना रिवर्सिबिलिटी। और देखना से बना, देखने के जो डीई है, देखने का, उससे आप कह सकते हैं, ले सकते हैं उससे आप डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, कौन लोग क्लास से इंडस रिवर देखना चाहते हैं। और इसी से ही आप फॉर्मल स्टेज जो है प्याजे की, उसके भी फीचर्स आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर है लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, वहाँ पे कॉन्क्रीट की जगह एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। कॉन्क्रीट का अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है उसके अंदर। और इसके अंदर है इंडक्टिव रीजनिंग, तो दोस्तों वहाँ पे क्या आ जाएगा? डिडक्टिव रीजनिंग, यानी फॉर्मल स्टेज में। तो ये दो हमें ध्यान रखने हैं। अगर हमें इस स्टेज में ध्यान है कि लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? कौन सा ऑब्जेक्ट? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को वो सोचने लगता है। और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग की जगह डिडक्टिव रीजनिंग भी उसके अंदर आ जाती है। और एक और है उसके अंदर, वो है ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, यानी